स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर विज्ञान का पेपर 2022 का कराएंगे और इसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है जिससे आपके अच्छे अंक आएँ। समझते हैं दोस्तों। वीडियो को एक बार सभी छात्र अपने दोस्तों में डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। सबसे पहले आपको मैराथन क्लास देखनी है। मैराथन क्लास के बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, ठीक है। और ये पेपर आपको लिख कर देखने हैं क्योंकि पेपर में आपको लिखना है। समझते हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। ये 1 घंटे का पेपर होता है और 18 प्रश्न करने होते हैं। पहला प्रश्न है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक बताना है। 4 विकल्प दिए हैं आपके, कैलोरी, जूल, न्यूटन और मिलीग्राम। इसमें से एक विकल्प सही है जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में केवल आपको उत्तर लिखने होते हैं, प्रश्न नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रश्न भी उतारें, लेकिन प्रश्न उतारने का कोई मतलब नहीं है, आपको उत्तर लिखना होता है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी है। तो इसका जो आंसर है वो होगा जूल। जो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर 2 प्रश्नों को हम दिखाएंगे कि आपको उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है और उत्तर कहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है नासा का मुख्यालय स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आंध्र प्रदेश, बंगलुरु, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी। सभी छात्र कमेंट में लिखें इसका आंसर क्या होगा, जल्दी लिखें। इसका आंसर होगा चौथा, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। पहले वाले का क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपनी उत्तर पुस्तिका में आप किस प्रकार लिखेंगे ये समझ लें, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है, ये तो हमने अपने लिए लिखा है। यहाँ पर आपको बीच में लिखना है उत्तर नंबर। काले पेन से आप उत्तर नंबर लिखेंगे। उसके बाद नीले पेन से आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का जो विकल्प नंबर था, जो ऑप्शन था वो दूसरा सही था और उसमें क्या लिखा था? जूल। आपको विशेषकर ये ध्यान रखनी है, आप ये मत लिखना कहीं कि उत्तर नंबर 1 का 2 सही है, तब भी ये तरीका गलत है। और यदि आपने ये लिख दिया कि इसका आंसर जूल सही है, तब भी ये तरीका गलत है। आपको ऑप्शन नंबर लिखना है और उसमें क्या लिखा है ये भी लिखना है। पेपर यदि आपको पूरा आता है, यदि लिखने का तरीका सही नहीं पता है, तब भी आप पेपर में कम अंक लाएंगे। तो ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए हम कराते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि अच्छे अंक कैसे आएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न था, जो आपका दूसरा प्रश्न था, तो उत्तर नंबर डालेंगे 2 काले पेन से, नीले पेन से लिखेंगे उत्तर नंबर 2 का, यानी जो प्रश्न नंबर 2 था, लेकिन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे उत्तर नंबर 2, ठीक है। और चौथा विकल्प सही था, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया है 2 और 6, 1 में, 2 में दिया है 2 और 7, 3 में दिया है 2 और 8 और 4 में दिया है 2, 8 और 2, ठीक है। तो निष्क्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 और 8 यानी अष्टक पूरे होते हैं। तो विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न जल में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन हैं वो बी और सी होती हैं, ठीक है। के, ई, डी, ए, ठीक है, ये वसा में घुलनशील हैं और बी और सी आपकी जल में घुलनशील हैं। तो यहाँ पर क्या है? विटामिन सी है, तो ये जल में घुलनशील है, ठीक है। इन दोनों को कैसे लिखना है? आपको बीच में डालना है उत्तर नंबर। उत्तर नंबर काले पेन से डालेंगे उत्तर नंबर 3 और विकल्प नंबर 3 सही था।
उत्तर नंबर 4, विकल्प नंबर 4 सही था, विटामिन सी। इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5, तंत्रिका कोशिका की विशेषताएं हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो आपने देखा होगा जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पुलिस वाले हेलमेट न लगाने पर आपका चालान करते हैं, ठीक है। वो यातायात सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हेलमेट क्यों लगाना ज़रूरी है। क्योंकि आपके कहीं चोट लग जाती है, जैसे हाथ में चोट लग जाती है और कहीं चोट लग जाती है, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, नई कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन मस्तिष्क में क्या है, यदि चोट लग गई तो चोट ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं ठीक होगी? क्योंकि नई कोशिकाएं बनेंगी नहीं। जो मृत कोशिकाएं हैं वो मृत बनी रहेंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी नहीं। तो इसलिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तंत्रिका कोशिका की विशेषता, यानी ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ये क्या है? पुनः निर्मित नहीं होती हैं। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखेंगे? आप लिखेंगे इस प्रकार कि ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, यानी उत्तर नंबर डालेंगे बीच में, फिर लिखेंगे बीच में डालना है जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे, ठीक। कौन सा सही था? विकल्प नंबर 1, 5 का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 यानी बहुविकल्पी भी 1-1 नंबर के होते हैं और अतलग उत्तरी भी 1-1 नंबर के होते हैं, ठीक है। 6 प्रश्न होंगे अतलग उत्तरी के। तो यहाँ पर देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपको बताना है कितने प्रकार की होती है। तो आप किस प्रकार इसे लिखेंगे ये देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, क्योंकि प्रकार पूछे गए हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, ये आपको पता है, हमने लिखाया भी है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो उत्तर नंबर आप बीच में डालेंगे। उत्तर नंबर क्या है? बीच में डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। शॉर्ट आंसर हैं ये, यानी अतलग उत्तरी प्रश्न है। तो वेरी शॉर्ट हैं, यानी अतलग उत्तरी प्रश्न है। तो जितना पूछा जा रहा है उतना लिख सकते हो। और यदि जैसे इसमें तो सटीक पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो 2 ही प्रकार की तो होती है, क्या लिखोगे इसमें। लेकिन एक टारगेट हमने बनाया है कि अत लघुत्तरी प्रश्न को 4 लाइनों में और लघुत्तरी प्रश्न को 6 लाइनों में मिनिमम लिख सकते हो। मैक्सिमम आप 2-2 लाइनें और बढ़ा सकते हो अपनी स्पीड के अनुसार। ये आपको, जैसे इस पेपर की स्पीड आपको देखनी है, तो जो पेपर हम करा दें उसके बाद आप क्या करना, इस पेपर को स्वयं करके देखना। तो आपको 1 घंटे में, 1 घंटे से पहले कर रहे हो या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये आप एडजस्ट कर लेना पहले ही, पेपर से पहले घर पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम। तो जब सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम पूछा गया है तो पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न है, इसमें हम लाइनें बढ़ा ही नहीं सकते, कहाँ से बढ़ाओगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसमें वैज्ञानिक का नाम बताना है, इसमें 4 लाइन कहाँ से बढ़ाएंगे, बहुत से मैसेज करते हैं, लेकिन जिसमें बढ़ाने की गुंजाइश होती है उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 प्रश्न हमने पढ़े थे अभी। उत्तर नंबर 7 काले पेन से डालेंगे, ये आपका उत्तर नंबर 7 यानी प्रश्न नंबर 7 है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो उत्तर नंबर 7, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। ये लाइन हम बढ़ा सकते हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये 8 ग्रह हैं। और बहुत से छात्र ये सोच रहे होंगे कि सूर्य क्यों नहीं लिखा। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था न्यूटन की खोज वाला, तो उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे उत्तर नंबर 8, न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। आप सन भी लिख सकते हो। जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न नंबर 9, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम आपको लिखने हैं जो जीवाणुओं से फैलते हैं। तो कोई से भी लिख सकते हो। जो तपेदिक रोग होता है वो भी जीवाणुओं से होता है, टीबी, मियादी बुखार भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको कोई से दो लिखने हैं। तो जीवाणुओं से होने वाले दो रोगों के नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप एक लाइन बढ़ा सकते हो, निमोनिया, हैजा, कोई से भी दो लिख दे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका, प्राणी कोशिका यानी जंतु कोशिका, ठीक है। प्राणी भी जंतु में आते हैं। तो इसमें दो अंतर ही पूछे गए हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा तो पॉइंट टू पॉइंट आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जो पूछा गया है वही हेडिंग डालेंगे। कोशिश ये करें कि हेडिंग डालते रहें। वनस्पति कोशिका, प्राणी कोशिका। वनस्पति कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी पेड़ पौधों में क्या है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन प्राणी कोशिका में या फिर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में सेकंड पॉइंट लिखेंगे पर्णहरित पाया जाता है, और प्राणी कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। समस्थानिक के बारे में आपको लिखना है, अपने पेपर में लिखना है समस्थानिक के बारे में। उत्तर पुस्तिका में आप बीच में डालेंगे उत्तर नंबर 11, समस्थानिक हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। परमाणु संख्या समान होने के कारण इन्हें अलग नहीं किया गया है, इस कारण इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। तो परमाणु जो आपका क्रमांक है, सॉरी परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है इनका, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये परमाणु भार अलग अलग हैं। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरी प्रश्न है, और लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। इसमें आप 6 लाइनें लिख सकते हो, जिसमें लिखने की गुंजाइश हो उसमें ज़रूर लिखें, ठीक है। और मैक्सिमम हमने आपको बता दिया अपनी स्पीड के अनुसार 8, या और भी आप स्पीड बन रही है तो और भी लिख दो, क्या दिक्कत है। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि मिनिमम इतना ज़रूर लिखना और पेपर छूटने ना पाए। यदि एक क्वेश्चन छूट जाता है और आप कोई से प्रश्न में 12 लाइन लिख देते हैं और एक प्रश्न बिल्कुल करते ही नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस 2 नंबर के प्रश्न में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये हो सकता था कि यदि वो प्रश्न छूट गया उसे कर देते तो उसमें 2 नंबर, 2 2 4 4 नहीं तो 3 तो मिल ही जाते, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बीच में लिखेंगे उत्तर नंबर 12, हेडिंग डालेंगे काले पेन से ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या लिखेंगे नीले पेन से? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है, किंतु ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, समझते रहें। ज्वालामुखी क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रश्न आपका सामाजिक से पूछ लिया गया है, लेकिन साइंस के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, साइंस ही है ये भी। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक प्रकार का छेद या दरार, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। पृथ्वी पर छेद या दरार है जिससे समय समय से लावा निकलता रहता है।
तो इस प्रकार उत्तर नंबर 13 डालेंगे और हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी पर बना हुआ वह दरार या छेद है जिससे होकर समय समय पर पृथ्वी के अंदर से तप्त लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार आपके पेपर में पूछे गए हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं ये समझ लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो तो सक्रिय है, और प्रसुप्त होती है कि अभी ज्वालामुखी शांत है, कभी भी ज्वालामुखी फूट सकती है। ठीक है, शांत मतलब पहले ज्वालामुखी थी अब शांत है, बिल्कुल ये इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है आपका, इसी में क्या है? ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक है, ये इसी प्रश्न का है। ये प्रश्न नंबर अगला नहीं है, ये इसी प्रश्न का है। तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव है ये समझ लेते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे भूकंप है, भूस्खलन है, मृदा का बहाव है, ये सभी होते हैं जिससे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जब भूकंप आएगा तो मकानें गिर जाएंगे, बिजली के खंभे टूट जाएंगे, तो ये जन और धन दोनों की हानि होती है। ठीक है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट देखते हैं। उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को उदाहरण सहित समझाइए। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, जैसे आपने भौतिक परिवर्तन देखा था और रासायनिक परिवर्तन देखा था, वही है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। ठीक है, जो मैराथन में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको कराए हैं वही हैं। ठीक है, एक में क्रिया सीधी होगी, एक में विपरीत। यानी एक में क्या है, यदि कोई पदार्थ बन गया तो आप वापस नहीं आ सकते। जैसे दूध से दही का बनना, अब दही से दूध नहीं बनेगा, लेकिन बर्फ़ पिघलकर पानी से बर्फ़ बन जाएगी, फिर बर्फ़ पिघल के पानी से बर्फ़ बना दो तो बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा। तो ये भौतिक और रासायनिक के उदाहरण हमने बताए। रासायनिक के उदाहरण में क्या था कि दूध से दही का बनना। भौतिक में क्या है, पानी का जमना या पानी या जल का जमना या जल का बर्फ बनना। देखते हैं एक एक करके। उत्तर नंबर 14 है उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी जब किसी परिवर्तन को विपरीत किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ये शब्द का अर्थ है इसका। इसे क्या है, विपरीत भी किया जा सकता है, यानी पानी का बर्फ में बदलना। ठीक है, बर्फ पिघल जाएगी तो फिर पानी का रूप ले लेगी। तो पानी का वाष्प में बनना, ठीक, वाष्प पे फिर पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या होता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को समझते हैं। जब किसी परिवर्तन को विपरीत नहीं किया जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, अब दही से दूध नहीं बनेगा। फिर कागज़ का जलना, जब कागज़ जल गया है, राख बन गई है, अब कागज़ थोड़ी ना दोबारा बन जाएगा। तो ये दोनों ही वही थे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बस एग्जामिनर आपको घुमा देता है और आप घूम जाते हैं कि ये कहाँ से प्रश्न आ गया, प्रश्न वही था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या है? अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? ठीक है, अम्ल वर्षा जो होती है उसमें दो ऑक्साइड बताने हैं। और अम्ल वर्षा का मछली, मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताना है। तो एक एक करके समझते हैं। प्रश्न नंबर 15, उत्तर नंबर 15 डालेंगे। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मछली, मृदा और पौधों पर प्रभाव, हेडिंग डालेंगे काले पेन से और लिखेंगे एक एक करके इनके बारे में। पहले मछली के बारे में, फिर मृदा के बारे में, फिर पौधे के बारे में बता देंगे। अम्ल वर्षा से जल दूषित हो जाता है जिससे जल में रहने वाली मछलियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अम्लीयता बढ़ जाएगी।
अम्ल वर्षा से मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, अम्लीयता मिट्टी में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार आपको पौधों में बताना है तो अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे पौधों पर प्रभाव पड़ता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जो पेड़ पौधों को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए थे उसकी कमी हो गई, अम्लीयता बढ़ गई मिट्टी में। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। 16 नंबर प्रश्न है, उसे समझते हैं। प्रश्न नंबर 16, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। कंकाल तंत्र, जो अपने शरीर का जो कंकाल तंत्र है, जो ढांचा है हड्डियों का, वही कंकाल तंत्र है। ठीक है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, ये सभी कंकाल तंत्र हैं, कंकाल तंत्र हैं। तो इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे इसके कार्य? तो शरीर को स्थिर रखता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, और शरीर के अंदर जो कोमल अंग होते हैं, हृदय है वगैरह, जो जो उसे क्या है, मजबूती देता है। नहीं तो बाहर से कोई मुक्का मारेगा ना तो अंदर दिक्कत हो जाएगी, अगर आपके पसली ना हो तो। ठीक है, तो ये हैं। तो आपको कैसे लिखने हैं ये समझते हैं। हाँ, ये है प्रश्न नंबर 16। उत्तर नंबर 16 डालेंगे, कंकाल तंत्र के कार्य। आप इसे क्या है, डिटेल में लिखेंगे, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये हमने आपको ये शॉर्ट में लिख के बताया है, लेकिन आपको पेपर में इसे डिटेल में लिखना है। कैसे लिखना है कि यहाँ पर लिखा है शरीर को आकृति देता है, तो आपको लिखना है यह व्यक्ति के शरीर को आकृति देता है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्यक्ति के शरीर को सहारा देता है। कौन? कंकाल तंत्र। यह व्यक्ति के शरीर के चलने फिरने में सहायता देता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, यह व्यक्ति के कोमल अंगों को सुरक्षा देता है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 16 को कर सकते हो। कंकाल तंत्र के कार्य पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? इसके कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन के बारे में आपको बताना है, किस कारण हो रहा है, कैसे रोकथाम कर सकते हैं, ये भी बताना है। तो उत्तर नंबर 17 डालेंगे काले पेन से, मृदा अपरदन हेडिंग डालेंगे काले पेन से और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वायु, वायु, जल एवं अन्य बाह्य कारकों द्वारा मिट्टी के कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मृदा अपरदन की परिभाषा लिखेंगे। मृदा अपरदन के कारण आप लिखेंगे, वनों की कटाई के कारण हो रहा है, खेतों का समतल न होना, सही प्रकार की मेड़बंदी न होना, खेतों को परती छोड़ना। ठीक है, जुताई न करना, परती छोड़ना। रोकथाम में आप मृदा अपरदन रोकने के उपाय में या रोकथाम में आप 2 पॉइंट दे सकते हो, जो हमने ऊपर लिखाए हैं उन्हीं को सही कर दो बस। तो खेतों की मेड़बंदी होनी चाहिए, वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है? तंत्र का ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखिए। ठीक है, तो तंत्र का ऊतक का चित्र और इसके कार्य के बारे में आपको लिखना है। तो पहले कार्य लिख लेते हैं। तंत्र का ऊतक के कार्य, उत्तर नंबर 18 है, और तंत्र का ऊतक के कार्य हेडिंग डाल लेंगे। लिखेंगे, शरीर के समस्त अंगों एवं कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। तंत्र का ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। पॉइंट नंबर 3 में आप लिख देना, सूचनाओं को संग्रह करते हैं और उन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 4, इसका कार्य पूरे शरीर में सूचनाओं को नियंत्रित करना तथा संप्रेषित करना है। ये आप चित्र बना देना। ठीक है, ये वाला आप चित्र बना देना इस प्रकार से। केंद्रक, कोशिकाकार, तंत्र का कक्ष, ऐसे दिखा देना ये सभी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।
अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, बस। कुछ नहीं करना है, आपके अच्छे अंक आएंगे। यदि आप मोटी मोटी किताबें और किसी और के चक्कर में फंस गए तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और सेकंड सेमेस्टर की हमने मैराथन क्लास करा दी है, तो मैराथन क्लास में कंप्लीट सिलेबस है, तो कंप्लीट सिलेबस कीजिए वहाँ से, बार बार मैराथन क्लास देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। पेपर में क्या है, कुछ एक आध प्रश्न आपको अलग से मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूछने का तरीका क्या है। पेपर प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाने हैं।